अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। ईद नाम ही खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बांटने का है। ईद कुर्बा एक मैसेज भी है और एक दर्स भी है कि वो लोग जो ईद की खुशियों में उस तरह शामिल नहीं हो सकते, सुन्नत इब्राहिमी अदायगी नहीं कर सकते उसकी, उनको भी इस ईद में साथ शामिल किया जा सके। ईद नाम ही मिलने मिलाने का है। यहाँ पे भी देखते हैं हम ईद के मौका मुख्तलिफ जो है फेस्टिवल भी लगते हैं, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी शहर शहर लगे होते हैं और साथ साथ घरों में भी बहुत सारी इस तरह की फेस्टिविटी हमें देखने को मिलती है। एक दूसरे को दावतों पर बुलाया जा रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाकर इंजॉय किया जा रहा होता है। तो आज हमने फैसला किया जो आपकी ईद की खुशियाँ हैं इसको चार चांद लगा दें, इसको दोबारा कर दें, क्योंकि एक ऐसा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजर रही है और माजी में ईद किस तरह हुआ करती थी और आजकल ईद कैसी है, मतलब कितना डिफरेंस है। इनके एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराता चलो। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, गवर्नर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नमरा तारिक अब्बासी साहिबा, एंकर पर्सन है। फैसल चौधरी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, वकील रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है, ठीक इंट्रोडक्शन है भी। चले चले मोहसिन बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। कुर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। बकरा ख़रीदना जो है, अभी भी खुद ख़रीदारी करते हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क होता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सुनने और वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद हो। मैंने कभी बकरा नहीं ख़रीदा। अच्छा, क्यों? शौक़ नहीं है? शौक़ भी नहीं, कभी मौका भी ऐसे नहीं मिला। तो बस हमारा तो बेसिकली माहौल जो है वो देहाती होता है, तो देहात में ये फैसिलिटी हमें मुयसर है कि बकरे भी हम आस-पास से ले लेते हैं। और हमें कसाई का मसला भी हो, जैसे बड़े शहरों में होता है कि कसाई नहीं है, ये नहीं है। तो देहात में रहने का ये फ़ायदा है। मतलब पूरा साल ही जानवर होते हैं मौजूद, उनमें से कोई पकड़ा? हमारे तो ये नहीं है कि आप ये बड़े शहर में सही जगह स्पेसिफिक मंडी होती है, उधर भी होती है, लेकिन उन साथ साथ देहातों में भी, रोडों पे भी चीज़ें मतलब आस-पास आपने मिल जाते हैं। चलिए मोहसिन साहब, आप ज़रा बताएं ना कि आप तो पिंडी के बासी हैं, शहरी इलाका ज़रा ज़्यादा, तो किस तरह बकरी की ख़रीदारी किस तरह करते हैं? मेरा ये शौक़ है जी, मैं हर साल खुद ही ख़रीदता हूँ। अच्छा, खुद जाके ख़रीदता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे। हाँ, मुश्किल है, लेकिन उसी में थ्रिल भी है कि आप अपनी पसंद की चीज़ें लें। तो मैं तो शुरू दिन से यही काम खुद जाता हूँ। हमारे पिंडी में 3-4 जगह पे ख़ासकर लोग जो लोकल हैं वो भी पालते हैं। अगर आपने दुबा या देसी बकरा लेना हो तो वो अवेलेबल है। हमें पता है कि इन्होंने खुद पाला हुआ है और वो नेचुरली बेहतर से बेहतर वो उसको खुराक भी देते हैं। तो मैं तो हर साल ये एक्सरसाइज खुद ही करता हूँ। अच्छा, मतलब क्या कौन सा जानवर वैसे पसंद करते हैं लेना, बड़ा जानवर या बकरा या दुम्बा? अमूमन लोग बड़ा लाइक करते हैं। दुम्बा भी अच्छा है जी, और जो देसी बकरे हैं, क्योंकि जो पहाड़ी बकरे हैं उसमें स्मेल होती है उसके मीट में। हाँ। तो देसी बकरा जो है वो फेवरेट भी है और उसका गोश्त भी बड़ा अच्छा है। अगर आपने कुर्बानी करनी है तो बेहतर से बेहतर जानवर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं पिंडी में भी। अब तो खैर इस्लामाबाद में भी बड़ी मंडी लगती है। अब तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं बकरे बल्कि। उसकी गारंटी तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं जनाब कि हस्बैंड को बोल देती हैं, ऑर्डर कर देती हैं कि इस तरह का, इस नस्ल का आपने बकरा लेकर आना है, कि खुद भी जाके हेल्प करती हैं लेने में? मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप कहीं ये ना पूछे कि आप भी बकरा लेने खुद जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर घर में ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही होती। आपके घर के बड़े ही होते हैं या फादर्स होते हैं, भाई या हस्बैंड्स, जो कि ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो आज को तो बड़ा ये ट्रेंड आ गया कि आप एक दिन पहले जाते हैं और जाके आप बकरा लेकर आ जाते हैं, वरना अमूमन हमारे बचपन में ये होता था कि आप काफ़ी दिन पहले बकरा लेकर आते थे, फिर आपकी एक अटैचमेंट होती थी उसके साथ। मुझे याद है कि बचपन में जैसे हमारे छोटे भाई, कज़न्स जो भी होते हैं, वो बकरे को पूरा सैर करवाते थे पूरे एरिए में, और तमाम फ्रेंड्स को होता था आपका बकरा आ गया, आपकी गाय आ गई। तो बच्चे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा अटैचमेंट होता था उस जानवर के साथ। फिर जब आप उसको कुर्बान करते थे तो बच्चे रोते थे बाकायदा आंसुओं के साथ, 2-2, 3-3 दिन तक आप बकरे को याद करते रहते थे। लेकिन अब शायद ये ट्रेंड चेंज हो गया कि अब लोग जाते हैं और एक दिन पहले जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं और बकरा भी ले रहे होते हैं एक दिन पहले। बल्कि मैंने देखा ईद के दूसरे दिन लोग मंडी में जा रहे होते हैं, जानवर खरीद के ला रहे होते हैं। तो बस आ जाते हैं नमाज के बाद वो लोग जा रहे थे। एक माइंड में होता है शायद सस्ता मिल जाएगा बकरा, मंडी में रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी होता है वैसे। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जानवर एटलीस्ट एक हफ्ता पहले लेकर आएँ ताकि आपकी थोड़ी सी उसके साथ अटैचमेंट हो। एक मैसेज है, नो डाउट कि इस पर कोई आलिम दीन ही बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक एनालिसिस ऑब्जर्वेशन ये है कि शायद हमारा थोड़ा सा अटैचमेंट और वो जो उन्स का एलिमेंट होता है वो होना चाहिए उस जानवर के साथ, ताकि जब आप उसको ज़बा करें तो आपको पता चले कि
आंखों पे थोड़े से आंसू तो हो ना, एक बल्कि इस तरह की attachment, बहुत आपने सारी वीडियो कुर्बानी हम दी सोशल है। मीडिया पे देखते हैं, वायरल हाँ, होती हैं। ईद हाँ। के बाद बच्चे जो हैं काफ़ी मायूस हो जाते हैं। अच्छा नम्रा, आपका इलाका भी यही है, मरी पहाड़ी इलाका, तो कैसे ईद और मतलब बकरों वगैरह का क्या अरेंजमेंट होता है आपकी साइड पे? अच्छा, आई एम समवन हु लव्स एनिमल्स, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा दिल करता है हर टाइम कि मैं खुद जाऊं, जानवरों को देखूं, पसंद करूं और लेकर आऊं। लेकिन क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है और भाई जाने नहीं देते, बट आज अगर वो मुझे देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरे भाइयों से कि अगली बार मुझे एटलीस्ट साथ लेके जाया करें। अगर मेरे बस में होता है आई वुड डेफिनेटली गो और जानवर खुद देखे आएँ। और हमारे यहाँ ज़्यादातर हम बकरे नहीं खरीदते, बैल होता है। अच्छा। उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है हम लोगों के यहाँ। जैसे फ़िज़ा ने कहा कि 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले लाने का रिवाज ज़्यादा है, कोशिश यही होती है। जैसे इस साल भी पहले ले आए थे और फिर उसके बाद जो है वो आराम से आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसको कुर्बान करते हैं, मज़ा भी आता है। क्योंकि कुर्बानी का जो जज्बा है वो यही है कि आपकी अटैचमेंट, जो आपकी प्यारी चीज़ है, जो आपकी पसंद की है, आप उसको अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। सो आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छी बात की फ़िज़ा ने कि हमें पहले ख़रीद देना चाहिए और उससे प्यार होता है फिर हमें। तो सब आपकी सियासी जमात तो बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है फिलहाल जो है, वैसे जानवर कौन सा कुर्बान करते हैं ईद पर? ये बेसिकली जैसे फैसल ने कहा, हमारा भी क्योंकि देहाती एरिया है और ये चीज़ें अभी तो जो शहबाज साहब हैं मेरे मामू वाला, उनको ज़िंदगी दें, वही देखते हैं। और हमारे लिए ये कोई इतना कोई ऐसा काम नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो जानवर जो हैं सर पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज। तो हमारे डंगर जो हैं वो हमेशा होते हैं, तो बच्चे जो हैं उनका होता है। मेरे बेटे को बड़ा शौक़ है, तो वो उसको होता है और वो अभी भी है, तो वो अपना दादा पोता करते रहते हैं। हमारा तो ज़रा यही काम होता है कि जितने पैसे देने हैं वो दे दिए, या वो बंदों में हमारी ईद ज़रा और किस्म की होती है, लॉट्स ऑफ गेस्ट वो आते हैं, फिर दोपहर भी, लंच भी। और कुर्बान जो है ये 3 दिन की ईद होती है, तो इसमें वैसे ही लंबा एक चलता है कि आपकी फिर दावतें शावतें भी काफ़ी होती हैं। फिर इधर जहाँ पे मरने जीने का बाज़ का तो मिस कर देते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, फातिहा पे, खुशी पे। तो हमारा ज़रा सिलसिला जो है वो इस तरह से चलता है, पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा चलो गुजरता ये भी है। बताएं ना, आप खाने पीने के खासे मुझे शौकीन लगते हैं, जो मीट बनता है उसका क्या, कौन सी कोई स्पेशल डिश है जो घर में बनती है ईद के मौका पर ख़ुसूसन? हमारे घर में मेरी वालदा पकाती हैं, मेरी वाइफ और बाकी मेरी बहनें भी और भाभियाँ। ये जो ईद का मौका होता है, दे कुक देमसेल्फ, मतलब कुक शुक होते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि देहाती माहौल है तो स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग मेरी वालदा बहुत अच्छा नाश्ता देती हैं, हलवा पूरी का। मेरी चाची हैं बुज़ुर्गों में से, वो सारे आंटी पे पुप्पी है मेरी। मतलब बड़ी ईद पे भी हलवा पूरी का नाश्ता? अमूमन तो ये छोटी ईद पे होता है मीठे नहीं, इस तरह वो की, वहाँ बड़ी ईद पे पे तो वेट होता किया है। जा रहा है वो कलेजी वगैरह आएगी तो उसको वो भून तो कर खाएंगे। दोपहर का काम है ना सर, हम तो सुबह वाले भी हैं ना, तो वो सारा दिन चलता रहता है। फिर जो घर में कुकिंग होती है, हम क्योंकि ज़िम्मेदार लोग हैं, मेरी वालदा कुकिंग अभी भी घर में भी मेरी बीवी वो खुद करती हैं, कुक होते हैं, बट दे कुक देमसेल्व्स। और हम बाहर का खाना मैं तो बहुत ही कम खाता हूँ, मुझे तो शौक़ भी नहीं है, लेकिन जो घर में है वो माई वाइफ कुक्स। और अगर मैं अब मेरी वालदा हूँ और गांव में, हम तो चूल्हे के साइड पे बैठ के खाने वाले लोग हैं, एंड वही इसमें एंड दैट वी टेक लॉट्स ऑफ प्राइड इन इट। हम तो पके अच्छा, वैसे उसका मज़ा अपना ही है जो आप बयान कर रहे हैं कि चूल्हे के दाएं में बैठ के खाना। पहले दही इलाकों में इस तरह तो होता था, बचपन से इस तरह ही करते आ रहे हैं। तो पहले ठीक है, हम छोटे थे तो बुजुर्गों को हम खाना देते थे, अब छोटे हैं वो कोई मेहरबानी कर देते हैं। कोनी साहब, कौन सी ऐसी स्पेशल डिश है जो बकरा ईद पर जो मीट होता है उससे बनाई जाती है आपके इलाके में, खुसूसन घर में ईद के मौके, जो पसंद भी करते हो या खुद भी कोई कभी हिम्मत कर लेते हो कि चले आज खुद ही बना लेते हैं? देखिए बकरीद ईद पे तो ऐसा होता है कि तकरीबन हर चीज़ की गोश्त जो बनी हो तो पसंदीदा होती है। नॉर्मली मतलब ये होता है कि वन डिश होती है, कोई क्या बना के आ रहा है, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अच्छा। और नज़दीक घर है हमारे, जो 10-15 हमारे जो घर है वो नज़दीक हैं, तो जिससे जो पकाए वो ले और बस इकट्ठे खा लिए। तो हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल होती है, तो घर में सारी वैरायटी मिल जाती है? घर में सारी वैरायटी होती है। सबसे अच्छी वैसे लाइक क्या करते हैं? सोबत आपके इलाके की बड़ी फेमस है। वो तो ईद के दिन खैर नहीं चल सकती, वो तो ईद के दिन तो डेफिनेटली अभी आप बारबेक्यू और जो है वो पटती का बनाते हैं, वो तो हमारे जो है इनको बड़ा पसंदीदा डिश है। और जो है कढ़ाई तो चीज़ें तो वो तो हमारे लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम तो सारा साल के 12 महीने पेशावर में अगर आप देखें या बाकी इलाकों में देखें, कढ़ाई और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा, मतलब ये स्पेशलिटीज़ जो हैं वो ईद पे मतलब घर के लोग बनाते रहते हैं, वही जो रूटीन के पकवान है। हैं। फिर ठीक है। वो सब आपके इलाके की ख़ुसूसन क्या स्पेशल चीज़ है जो ईद के मौका पर बनती हो, बकरा ईद का जो गोश्त है उसके साथ? वो
स्टार्ट तो कलेजी से ही है। कलेजी, वाह, वो हाँ वो यही होता है यही पाकिस्तान है में तो हमारा पूरा भी, yes, हाँ ऐसे कलेजी ही जो होता है है। उसे उसके भून कर बाद खाना है। फिर ये मटन पुलाव हो गया, कढ़ाई हो गई, इस किस्म की चीज़ें। बारबेक्यू तो ईद वाले दिन मोस्टली नहीं होता, हाँ, लेकिन यही है, गोश्त की कढ़ाई बना लें या कोरमा हो, साथ पुलाव वगैरह हो, तो मेजॉरिटी यही सिस्टम है। हाँ। तो बहरहाल ईद के दिनों में तो गोश्त इतना वाफर मकदार में बंदा खा भी नहीं सकता, और देख देख के जो है ना वो बंदे का दिल भी भर जाता दिल है। भर जाता है। बहरहाल चीज़ें तो सारी पसंद है। मैं तो ज़्यादा शौकीन भी मटन का ही हूँ, हाँ। चिकन खाता नहीं हूँ बिल्कुल। हमारे तो इलाके खुद भी में ट्राई करते हैं वैसे कि मीट है, चलें खुद जरा हाँ, मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ। मैं क्या बना लेते हैं बहुत अच्छा? आई कैन कुक एवरीथिंग। अच्छा, मैं पुलाव बना सकता हूँ, कढ़ाई बना सकता हूँ, कोरमा बना सकता हूँ। मैं कुक वेरी मतलब ये हम लोग एक अच्छा, प्लान फिर बना सकते हैं मौसम बेग साहब साहब के के घर घर जाने जाएं का और जाके बिल्कुल। जो है हाँ, इनके हाथ से खाएं। अच्छा, वैसे बेग साहब बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं। जब मतलब भी बातों के अलावा खाना भी बना लेते हैं। बातें तो आपके हम टीवी में देखते रहते हैं, खाने बनाने के लिए एक्सपर्ट है। खाना बड़ा शानदार है। अच्छा, मतलब मुखालिफिन को ग्रिल करने के सिवा मीट भी अच्छा ग्रिल कर लेते हैं। नहीं, मुखालफिन को क्या ग्रिल करना है, वो खुद ही ग्रिल हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। आपको यहाँ वैसे ये पूछना चाहिए, सॉरी मैं ज़रा इंटरप्ट कर, कि खान साहब एक ज़माने में अच्छे दोस्त थे बेग साहब के। खान साहब को कभी कुछ बना के खिलाया था? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने जी बहुत बार रेगुलरली देखा, अच्छा सवाल था। मेरे घर पे खाना खाता रेगुलर। वाह, डॉक्टर साहब, जिस अभी बात हुई थी कलेजी खुर्दों की, अमूमन जैसे ही जो है वो जानवर ज़िबा होता है, कुर्बान होता है, सबसे पहले कोशिश ये वाले पार्ट निकाल कर इनको बना लिया जाए। तो आपके यहाँ भी यही स्पेशल कलेजी से स्टार्ट होता है, उसको बना लिया जाता है। लाहौरी बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के, तो पुलाव बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। मतलब ये तो जो बहुत ज़्यादा जब घर में दादी का घर होता है या बड़ी पुप्पो का घर होता है, बड़े ताया का घर, जहाँ तमाम लोग पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तो वहाँ पे पुलाव ज़रूर होता है। लाहौरी पुलाव के बगैर खाना नहीं खाते, खासतौर पर लंच। ठीक है। नमरा जी, आपके इलाके में वहाँ भी यही कलेजी गुर्दों से बिल्कुल यही आगाज़ यही होता है। उसमें कलेजी हो गई, जो कि बुज़ुर्ग ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं पसंद, तो आई वुडंट गो फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा फिर उसके बाद शाम के टाइम मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं, उसमें कुछ एक नहीं होता, पुलाव भी होता है। फिर उसके अलावा आप एक मज़े की चीज़ जो मेरे घर में बनती है, वो गोश्त को फ्राई करते हैं मुख्तलिफ मसाले वगैरह लगा के, और फिर उसके बाद बहुत मज़े का बनता है वो। फिर थर्ड नाइट मोस्ट प्रॉब्ली या ये जो घरों की आप बातें बता रहे हैं, कौन कौन से खाने हम नोट करते जा रहे हैं, हम बारी बारी आप लोगों को ज़हमत देंगे। जो मरी के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अलग बात है कि सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या खबरें आती रहती हैं, लेकिन आप कभी भी आएँ, आपको ज़रूर खिलाएंगे। अभी तो ईद का मौका है, उसका मकसद ही यही है खुशियाँ बांटें, आप ज़रूर आएँ, आपको खिलाते हैं। ठीक है कुनी साहब, ये जो ईद हम मना रहे हैं, ये उस टाइम में जब हमने हाल ही में भारत को शिकस्त दी है, शिकस्त फाश किया है, उसको मार के हक की कामयाबी, जंग के दौरान क्या फीलिंग्स थी? वो कौन सा ऐसा लम्हा था जो आज भी सोचता है तो अंदर से ज़रा चैटिक हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है? देखें, ये तो पाकिस्तान कौम की खुशकिस्मती कि हम दो किस्म की खुशियाँ मना रहे हैं। एक हम अपनी जंग की जीत और एक ईद की खुशी मना रहे हैं। देखिए, उस वक्त तो लम्हा तो ये था कि हमारी अपनी, जैसे हम और आप बैठे हुए, हमारी एक कमेंट्री चल रही थी कि पाक फ़ौज को ये कर देना चाहिए और बस अभी हमला कर देना चाहिए। जैसे पहले दिन था, लोग बड़े थे कि जी बस फ़ौरन जवाब दे दें, ये कर दें। लेकिन ये चीज़ें बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़े ठंडे दिमाग के साथ फ़ैसले किए जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जिस किस्म के ड्रोन्स अटैक हुए, इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे जो कि पूरे शहरों में गर्दिश कर रहे थे, उसको गिरा रहे थे। और उसके बाद जब अटैक हुआ, दूसरा अटैक जब उन्होंने किया हमारे एयर बेसिस पे, तो जब हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया तो डेफिनेटली देखें, ये चीज़ें कोई भी ऐसी वो थ्रिलिंग चीज़ नहीं होती जब तक आप एक चीज़ विन नहीं कर रहे हो, पता नहीं होता कि अगले लम्हे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो थ्रिलिंग उसमें सच कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस थ्रिलिंग बात और खुशी की बात होती है जब इंडिया चीख रहा था और उसके इत्तेहादी भी चीख रहे थे कि बस अब जंग बंद होनी चाहिए। जो हमारा जो रिस्पॉन्ड था वो इतना मजबूत और इतना वो था कि उनके अपने जो इत्तेहादी थे वो इसको भी वो इस उम्मीद से नहीं थे कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। उनको या पहले दिन का था। थ्रिलिंग बात तो पहले दिन की थी जब हमने उनके पहले 5-6 जहाज़ गिरा दिए अपने ही डिफेंस में। हालांकि हमने उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। फिर जब हमने अटैक बैक किया, उस भी हमने देखा कि बड़े महदूद वसाइल में इंडिया के मुकाबले हमारे वसाइल बड़े महदूद थे, हमारे रिज़र्व बड़े महदूद थे, हमारी आबादी भी उनसे कम है, सब चीज़ में उनसे कम थे, लेकिन जज्बे में उनसे ज़्यादा थे। और अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। 25 करोड़ अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी और उन्होंने जो है वो कर दिखाया जो उन्होंने हमेशा कहा था कि जब भी हमें मौका मिला हम अपनी मिट्टी की हिफाजत करेंगे
और पूरी दुनिया को पता चल रहा है। बिल्कुल आप इसी के जो लम्हात थी ख़ुसूसन राफेल गिरने वाली जो खबर आई ना, बड़ी थ्रिल आई बॉडी पे। फिर सेकेंडली जो एक लम्हात थी सुबह 5 बजे 6 बजे जो फोर्सेस के जवान जब हम फतेह वन चला रहे थे, दुनिया को दिखा रहे थे, और किस तरह जो एक पीछे कमेंट्री थी, बिस्मिल्लाह पढ़कर टाइम आप बता रहे हैं, आप डेट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि दुश्मन को ये हवाला देखिए करके थ्रिलिंग जवाब दिया जा रहा है। थ्रिलिंग राफेल पे थी, लेकिन उस वक्त भी कौम का प्रेशर था कि बस अभी हमला करो। हाँ, जैसे हमारा होता है कि बस अब फौरन जवाब जो हम बाहर से कमेंट्री कर रहे थे कि बस अभी जवाब दे दो। कौम देखिए, तो बेसिकली sentiment तो था। जज्बाती है ना जी। अब आप ने अगर अटैक इंडिया करता है तो उस पर तो मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी होगा जो पीछे रह जाएगा। लोगों का जज्बात यही है ना कि जी आप फौरन जवाब दें, लेकिन वो तो उन्होंने देखना है कि क्या टारगेट है, किस तरीके का। लेकिन रिस्ट्रेन बड़ा शो किया हमारी आर्मी ने, गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रेन शो किया, उनको पूरा मौका दिया। लेकिन जो दूसरी एस्केलेशन थी ना, जब हमारे बेसिस पे अटैक हुआ, तो वो एंड था। उसके बाद तो जवाब देना बनता था। बनता था, पब्लिक की भी प्रेशर था। वैसे भी मतलब इतने गए गुजरे हम नहीं है कि इंडिया को जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके 6 जहाज गिरने से उनका वैसे ही मोराल गिर गया हुआ था। वो तो सिर्फ अपनी खिफत मिटा रहे थे। आज भी देखिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका इलेक्शन चल रहा है, नहीं थोड़ा वो मानते आज हैं तक ये कि नहीं गिर माने। गया, लेकिन गिरना नहीं, क्यों अब गिरा उधर ये से इशू डेढ़ है। सा बयान आ इस गया तरह ना के कि वहाँ बयान उनके आ जहाज रहे हैं। गिरे। जनरल स्टाफ उनके क्या बोल रहे हैं। देखिए देखिए, जहाज तो एक हमारे issue है जॉइंट ना। चीफ ऑफ स्टाफ जब वो अभी एक इंटरव्यू दिया, उसके मुकाबले जब इंडिया को जवाब देना पड़ा मजबूरन, तो उसमें तो उनको मानना पड़ा। अब फ्रांस मान रहे कि हमारे जहाज गिरे या ना माने। वो भी छोड़े। देखिए जो उनका बेसिस डैमेज हुई हैं उधमपुर और ये वो बड़ी मेजर उनकी डैमेज हुआ है। वो जितने लोग उन बेचारों के मरे हैं, फौजी भी और दूसरे भी, किसी हमने तो सारे जनाजे दिखाए हैं, हमने तो उनको सलूट मार के खराजे तहसीन पर पेश करके उनके दोस्तों, जनाजे हमारे पढ़े। यहाँ सिविलियन आबादी को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया, लोगों के घरों को टारगेट किया, तो डेफिनेटली कौम में गम और गुस्सा भी था। फिर तब इस एक हमने नेशनल यूनिटी देखी, कुछ डिवीजन थी पहले, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमने देखा, डिफरेंसेस थे, लेकिन लोग उसको भूल गए। और यही खूबसूरती होती है किसी कौम की, किसी नेशन की, जब बात वतन पर आती है, वतन की सालमियत पे आती है, तो फिर आप डिफरेंसेस को साइड पे रख देते हैं और तमाम लोग एक पेज पर आ जाते हैं। जहाँ भी मामला पाकिस्तान और भारत का होगा तो हम सब पाकिस्तानी हैं। पोलराइजेशन सियासी लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, फिर वहाँ पे मैंने देखा कि सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स जो कि हर वक्त ऐसी बातें करते थे, उस टाइम पर वो भी एक पेज पर आ गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अच्छी बात करने पर आ गए, क्योंकि फिर हम भारत को जवाब दे रहे थे। बल्कि बालाकोट की बात कहा गया ना मोदी की जानिब से पब्लिकली कि आज अगर राफेल होता जो उनका तो मखसूस है ना स्टाइल राफेल, है, अब क्या करें? तो नताइज कुछ और होते। चौधरी साहब, नताइज कुछ और होते, नताइज तो वो नहीं निकले। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि मैं स्विमिंग पूल में आराम से इंजॉय कर रहा था जब मैंने ऑर्डर किया कि आप ये कर दें, और मोदी साहब को नींद से जगाकर बताया गया कि साहब ये हो गया है, तो उनके पाकिस्तान ने हम भी वापस हमला कर दिया। ये हालात थे वहाँ पे। देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि हम जंग जीत चुके हैं, बिल्कुल, और उसमें पूरी वर्ल्ड में रिकग्निशन हुई है। हमारी एयरफोर्स की एक हिस्ट्री है वैसे। बिल्कुल। अगर आप 65 की वॉर देखें, 71 की वॉर देखें, तो एयरफोर्स की हमेशा कमाल रही है। उसमें आप MM आलम हों, सीसिल चौधरी हों, अभी आप जो हमारे पायलट्स हैं, बालाकोट जब हुआ था, इसमें जब हमने ये JF-10 जो चाइनीज़ प्लेन ख़रीदे थे, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है वाइस मार्शल मुजाहिद अनवर साहब को। ही वॉज एयर चीफ बाय दैट टाइम। और जब ये राफेल की बात हुई तो उस वक्त कोविड आपको पता चल गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमें ज़रूरत है, और हमने इसको इम्प्रोवाइज़ भी किया चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को। ये F-17 थंडर जो हैं वो आई थिंक 2016 में स्टार्ट हुए थे। उनके ऊपर भी हमें यूरोप में, अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे पाबंदियाँ लगी, तो उसकी भी मैनेजमेंट हुई, उसके इंजन्स वगैरह कहीं से आए। एक हमारी जो इंजीनियरिंग का भी उसमें बहुत ज़्यादा कमाल है। तो ये अब इसको कैपिटलाइज कैसे करना है। देखिए, अब एक इवेंट होता है, इवेंट में देयर इज़ नो डाउट कि जब हिंदुस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान पूरी नेशन जो है वो बिहाइंड अपने जो फ़ौज है, फ़ौज भी तो आवाम से होती है ना जी, उसके पीछे सीसा पलाई दीवार थी, और हमारी फ़ौज ने बहुत दलेरी से ये जंग लड़ी है। देखिए ना, हमारी पहले दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 स्टार ऑफिसर्स कर रहे थे, उनकी तरफ से पहले वो 2 कर्नल सोफिया कुरैशी और वो आई, फिर उन्होंने 3 स्टार जनरल्स भी बुलाए, लेकिन वो कर्नल्स उनसे बेहतर थी वैसे बाय द वे। तो बड़ा सफर कर रही हैं, बड़ी प्रोफेशनल थी, लेकिन जिस तरह नहीं, उनके वो साथ तो हो रहा है, देखिए, उनकी वो तो फैमिली के इंडिया साथ हो रहा है, का मकसद भी दैट इज अनदर एस्पेक्ट। इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री क्लेम करता है, वो लेकिन क्लेम करना ही तो मकसद उनका आर्मी चीफ जो है वो जाता है, वो एक पागल सा बाबा है कोई उधर
वहाँ उसके पास जाके थापड़े मरवाने। तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब ये मजहबी टच कहते हैं वहाँ पे हदिये में मुझे कश्मीर दे इसी से दो। नहीं, अंदाजा वो हो जाता हमारे है भी कि वो होते किस थे। किस्म वो की एक कौन इधर है। मानसरे में बाबा तोता थे, तनक्का था, वो छोटियाँ फेरते थे, सारे भाग के जाते थे। तो मतलब वो इंडिया का जो एक है ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, वो बाद में आपको पोर्ट्रे भी करते हैं कि हम बड़े सेकुलर हैं, और जो आपके क्रिश्चियंस और मुस्लिम के साथ वहाँ पे हो रहा है वो तो सारी दुनिया को पता है। सो वहाँ पे जो उनकी आइसोलेशन है वहाँ पे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी इकॉनमी को कॉन्क्रीट करने की ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल है। देखिए अभी IMF ने हमें डील दी है, बट यहाँ से हम बिल्डअप कैसे करते हैं उसके लिए आई थिंक ये जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत जो है, कुछ अर्सा पहले इलेक्शन हुआ है समड़ियाल का, वहाँ पे जो इन्होंने हरकतें की हैं एक सीट के ऊपर, मतलब एटलीस्ट ना बिहेव योर सेल्फ। लेजिटिमेसी का क्राइसिस है इस हुकूमत को। देखें फौज पॉपुलर हुई है, पोलराइजेशन उनके खिलाफ ख़त्म होगी, जो उनका इमेज। हुकूमत अभी भी जंग जीतने के बाद भी जमनी इलेक्शन हारी है और फॉर्म 47 पे जीतती है। हाँ, ये हाल है इनका। ये आपका दावा है ये। चले हमारे तो दावे ही वो रह गए ना, बाकी तो बाकी सब कुछ काबू जे कर लिया जाए। ठीक है। और बाय द वे ये वाहिद ये इस इलेक्शन में तो फैसल करीम कुंडी की पार्टी भी हमारे साथ। इनके जो आजकल सियासी मसीह है, मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं मेरे साथ भी धोखा हुआ है KP में। और अब आप अपनी जाती मुखालफत आप हमारे सर पे ना पड़े। वो कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करें खैबर उसका पख्तूनख्वा वो में। सारा हम क्लेम ही वापस उधर करने है को ना। तैयार हैं। आप बताएं तो सही हमने कौन सा नहीं, मैंडेट मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मौलाना साहब कह रहे हैं मेरे तो, अब तो आजकल तो इकट्ठे हैं ना। वो कह रहे हैं हम वापस करने को तैयार नहीं हैं। नहीं, इकट्ठे होने की कोशिश की थी, बीच में DI खान की लोकल पॉलिटिक्स पड़ गई। अच्छा नफर ये बताया आपने, मतलब पहली बार हम भी बचपन से देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करता है, तो हमने उसकी टेस्टिंग तो देखी है, लेकिन रेल में चलता हुआ पहली बार देखा है। हाँ, और साइड पे जिम्मेदार बैठे भी और हाँ, खड़े आंखों के सामने हैं इतनी जी, पाकिस्तानी वो कौम जैसे खाद और कचटा आंखों के पड़ता है ना, सामने। पानी और फिर जो लगता है। मीम्स नहीं, बने नहीं, आई सारे बनने विटनेस बैठे इसके होते हैं। यार चला के दिखाओ। हाँ। ला के हाँ, दिखाओ। और मीम्स भी उस पे यही थे कि हमें यकीन नहीं है, खुद चला के दिखाओ हमें, हम तब मानेंगे कि तुम कुछ कर रहे हो। नहीं, उसमें ये लेकिन भी तो देखे ना कि पब्लिक कैसी है, ड्रोन गिरता है, सारे पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, अटैक उसको उठा होता के चले जाते है, हैं। इवन रेडी वाले वहाँ अपनी पहुंच जाते गन हैं। के साथ वो आपके इंडिया के ड्रोन नीचे फेंक रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा और जज्बा क्या होगा? कैसे डरा सकता है कोई इस मैं कौम वही को? कह रहा था, उसने वो मोदी साहब ने कहा कि खाना खाओ, खाओ या ये मेरी तो गोली मेरी खाओ। गोली। मैंने कहा भाई इधर तो शादी पे हजारों गोलियां चल जाती हैं, अभी आप गाड़ियां रोकें, हर गाड़ी से आपको वेपन जरूर मिलेगा। मिलेगा, क्लैशनकोफ नहीं तो पिस्टल जरूर होगा। तो ऐसी कौम को आप क्या डराएंगे? मोदी साहब की भी शायद वो गोली की बात कर रहे थे ना, जो वो अपनी ही आवाम को खुद खिला रहे हैं। नहीं वो हाँ गोलियां दे actually रहे हैं, खिला रही गोलियां दे रहे हैं, exactly, गोलियां करा रहे हैं exactly, सब। that's the right term। वो वो, एक गोली विलन दे का रहे हैं। डायलॉग है ना। हाँ हाँ हाँ, इट इज तो इनको अंदाजा होना चाहिए कि फिल्म हॉलीवुड या बॉलीवुड, विलन का एंड बहुत बुरा होता है फिल्म के सही एंड बात। होने से पहले। सही बात है। तो सही यही बात। हाल इनका मोदी साहब का होना है। और इस वो टाइम भी तो जब वो- आपका हीरो इतना कैलकुलेटेड प्ले कर रहा है, जैसे जब फिल्मों की पाकिस्तान ने बात इतना पे आ गए हैं कैलकुलेट ना करके सारे प्ले किया। हीरो फिल्म, अब देखिए ना इनका इमेज इस बात से कितना खराब होता है ना कि जो इनकी फिल्मों में जो बने होते हैं, हकीकत में अभिनंदन आके नीचे गिर जाता है, हाँ। हकीकत में राफेल गिर और जब वो जाते वापस जाते हैं, हैं, उसको क्या हकीकत में आप देते देखिए हैं? ना बंदर को आप अब देखिए लैंड क्रूजर में बैठा देंगे उस बंदे को जिसको सॉरी टू से नहीं चलाना आती गाड़ी, तो वो लैंड क्रूजर को उसी तरह चलाएगा जैसे कोई रिक्शा चलाएगा लाहौर में। और रिक्शा ड्राइवर्स को आपको पता है हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, अगर आपने कभी लाहौर में गाड़ी चलाई हो, वो मतलब कभी राइट हो जाएंगे कभी लेफ्ट, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप इनके पायलट्स को राफेल से भी बड़ी कोई आप जनरेशन के जहाज में बैठा देंगे ना, जब पायलट ही निकम्मा होगा, निकट्टू होगा, इसको काम नहीं आता होगा और जज्बा ईमानी इनके अंदर नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। वो गिराएंगे, महंगे से महंगे जहाज को भी गिराएंगे और कंपनियां मेरे ख्याल से जहाज बनाने बंद कर देंगी इनके लिए। इनको देने बंद कर देंगे। हाँ, वो और भी हमारे प्रोडक्ट हमारे को जो मुझे devalue लगता है कर बहुत रहे हैं। करीब है कि हमारे जो एयरफोर्स के हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं, उनको मेरे ख्याल से फखरिया तौर पे जहाज में बैठाया देखे ताकि जहाज की पब्लिसिटी हो। अभिनंदन की जब आप लोग बात करते हैं, जब हाँ। इंडिया वापस जाता है, एक बंदा जिसका अपना जो जहाज है वो गिर जाता है, वो कैदी बनता है, वापस जाता है, उसको वीर चक्र दे देते हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा अब यहाँ से IQ लेवल का अंदाजा चले लगा एक ब्रेक ले लेते कि हैं, तू गिरा था अब तू मेडल ले। मेडल ले। मार के हक कामयाबी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश है इस इशू पर। आप ईद की जो फेस्टिविटी है उसको मजीद भी डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। हम किसी से इसी स्पेसिफिक इनके जो प्रोफेशन है उस वाले से सवालात कर लेते हैं। कुंडी साहब, लीडरशिप के करीब आने के लिए जो आपके ओपोनेंट होते हैं उनके बारे में एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, एक राय पाई जाती है पाकिस्तान में। आई डोंट थिंक सो कि लीडरशिप के करीब होने के लिए आप कोई ऐसा करें कि आप एग्रेसिव हों या नहीं ज़रूरत।
सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़रूरत नहीं, बाकी जमातों में तो अमूमन ये हर देखने किसी को का मिलता अपना है। एक तरीक़ाकार होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी में तो ये नहीं है कि आप जाकर बाहर किसी को गालें निकालें, अग्रेसिव हों और बुरा भला कहें और आके अंदर आप बोलें बड़ा अच्छा काम किया और आप हमारे हमारे पार्टी में तो ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा, तो वैसे कैसे पीपल्स पार्टी में कैसे लोग आगे आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी में स्कोप है, अगर आप अच्छा काम करते हैं, फील्ड वर्क आपका है तो आप लोग आते रहते हैं। हम जो है जूनियर थे, हमसे पहले सीनियर लोग थे, हम अभी थोड़ा बहुत सीनियर बन रहे हैं, तो इस तरह जूनियर आगे आएंगे तो इस तरह रिप्लेसमेंट चलती रहती है। तो ये सब ऐसा नहीं है बाकी वैसे जमातों घर का कि अपना- जितने वोकल होंगे, जितने अपने जो ओपोनेंट है उनके बारे में बोलेंगे तो लीडरशिप के बड़े करीब हो जाएंगे। नहीं देखिए, वफादारी थोड़ी सी से साबित नहीं होती है ना। डिपेंड हो, देखिए हर बंदे की रेलेवेंसी होती है और हर बंदे में जो पॉलिटिक्स होती है वो इंक्लूजन की होती है। पॉलिटिकल जमातों में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, आपको एग्रेशन वाले भी चाहिए होते हैं, आपको सुलह जो भी चाहिए होते हैं, आपके साथ बहादुर लोग भी होते हैं, वफादार भी होते हैं, कोई कम बहादुर भी होते हैं। ये एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। तो उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर अब आप हमारी पार्टी कर लें तो हमारी पार्टी में एग्रेशन विद सेंस को ज़्यादा है, एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो Aggression तो यंगस्टर्स बहुत है, no doubt। यंगस्टर्स की पार्टी है ना। सोशल मीडिया पे आप देखें जाके, अब सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत सारे लोग लेते हैं, मैंने कभी नहीं लिया, बिकॉज ये है कि वो जो हमारे लड़के लड़कियां हैं जो फॉलो करते हैं वो आपको उठाते भी इस तरह से, फिर वो सवाल पूछते हैं। तो यू हैव टू सेटिस्फाई, एक जनरेशन को भी तो आपको अंडरस्टैंड करना ना। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू नो द जनरेशन यू वांट टू रूल। जो नून का और पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नून जो है वो अभी तक 90s की पॉलिटिक्स में है। ब्रिज बना लो, जूस दे दो, उस पर ट्रैक्टर पे लगा लो, दिस थिंग्स डू नॉट मैटर नाउ। अब जो डिबेट ही और है, यंगस्टर्स की डिबेट है, इंटरनेशनल जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो वेल अवेयर हैं दुनिया में, वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट इधर क्या हो रहा है, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स को कभी ज़ाती दुश्मनी में तो नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे उमर अयूब बिलावल की तस्वीर आ जाती है, सलाम लेते हुए नीचे आप कमेंट पढ़ें। हालांकि भाई कमेंट पे ना हाथ में लाने से खांसने को बाहर तो नहीं आ जाना, लेकिन ये एक रिवाज है। लेकिन इसको लेकिन ये रिवाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, डिस्करेज करना जरूरी है, लेकिन discourage पाकिस्तान करना तरीके जरूरी है। इंसाफ नहीं सम हो, मतलब लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, इसको सम हो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है बेग साहब, मौजूदा नहीं time नहीं में- नहीं, ये बात मैं आपको बता दूं, ये अभी आपको शायद पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड नहीं पता, ये कुंडी साहब जैसे अच्छे लोग अब आए हैं। अच्छा, ओए ओए जाले इससे भी ज्यादा एग्रेसिव चले, मोहसन साहब को पूछ लो, ही विल सेकंड में। भाई जो बदतमीजी पीपल्स पार्टी की थी ट्रांसफर, वो सारे इधर पंजाब में तो आ गई ना पीटीआई में। और भाई वर्कर जो है ना पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का, हमने तो क्योंकि हम रहे हैं पीपल्स पार्टी, सो आई कैन टेल यू कि वर्कर जो है वो जो मर्जी कह रहे हैं, उस वक्त भी वो ऐसे करते थे, और अब पीटीआई का वर्कर है, तो इट्स जो टेम्परामेंट है वो सेम है। बल मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो कि बड़ी ग्रेस का मुजाहिरा करती है, अब आइए ग्रेस पहले क्योंकि तो- पीपल्स पार्टी वाले चलिए, ना भी अच्छा बहुत क्या ज्यादा मान गए? बहुत ज्यादा चलिए, जवाब मान दे गए। रहे हैं। वाले मान जब गए से ये कि गए ग्रेस आ गए। चौधरी से ये आप सिंध में जाके पूछ लें कितनी ग्रेस आई है। ठीक हो गया। मोहसिन साहब, मौजूदा हालात में न्यूट्रल जर्नलिज्म करना कितना मुमकिन रहा है? क्योंकि नमरा अभी न्यू है, इनको क्या बताएं, आप बताएं ना, क्या बताएंगे इनको कि न्यूट्रल जर्नलिज्म कितना करना मुश्किल है, कितना आसान है? ये हमेशा से मुश्किल रहा है जी, और पूरी दुनिया में मुश्किल है। हाँ, अगर कोई कहे जी मीडिया अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज़ाद है, मैं उसको भी नहीं मानता। तो ये यूएस इलेक्शन हम कवर करने के पता लगा फॉक्स न्यूज़ उस बाइडन के साथ है, न्यूयॉर्क टाइम जो है ट्रंप के साथ है, और पूरी कंपेन लीड कर रहे थे, वहाँ भी यही हालात है। मैं न्यूज़पेपर्स का बिजनेस है मेरा, तो नेचुरली मुझे क्या प्रेशर आता है ये तो सारी ज़िंदगी मैंने झेला है, और इस वजह से नुकसान भी बड़ा उठाया। तो जर्नलिज्म कोई कहे जी बिल्कुल यस, रूटीन की खबरें आप इंडिपेंडेंट ही देते हैं। जहाँ पॉलिटिक्स या कंट्री लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ आ जाए तो आपको पता है फिर वो आप जर्नलिज्म नहीं कर सकेंगे। और स्टेट की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं आप आगे। नेचुरली वो अगर आप एक दो चीज़ें करेंगे तो नेचुरली पूरी रियासत की मशीनरी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। वरना मैं जेल क्यों जाता अगर वो उस वक्त का हुक्मरान, मैं क्या कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त के हुक्मरान आपके साबका दोस्त वो, लेकिन मैं आपके सवाल पे ही रहता हूँ कि यहाँ पे जर्नलिज्म जो नए बड़े लोगों को शौक़ होता है, मेरे पास बहुत दुनिया आई, बहुत दुनिया, मेरा कुछ 7,000 के करीब मेरे मुलाजिम थे, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, माशाल्लाह बहुत सारी फील्ड में हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने ग्रो करना है
तो आप फैक्ट पे स्टोरी ज़रूर करें, लेकिन उसके कुछ एथिक्स हैं कि आपने दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, आपने एक बैलेंस करके स्टोरी चुना। ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती ना जी किसी से, कि मैं, वो भी गलत है कि आप येलो जर्नलिज्म करें, एक बंदे के खिलाफ पड़ जाएं, रोज़ उसके खिलाफ स्टोरी कर रहे हो, वो भी गलत है। बिल्कुल आप फैक्चुअल बेस के ऊपर स्टोरी करें। ठीक है ना। कितना आसान है इन हालात में पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना? मतलब आप देखती हैं कि मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं, उसमें कितना आसान रहेगा जर्नलिज्म करना? आप न्यूट्रल जर्नलिज्म का पूछ रहे हैं अगर आप, जी। तो नहीं है आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि बाय द वे ये होना इसी तरह चाहिए जहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक दिल भी है, दिमाग भी है, उसकी अकल किसी ना किसी तरह से काम कर रही होती है, और उसके अलावा फिर उसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स ज़रूर होती हैं, लेकिन वो एक आपकी लाइन खुद आपको ड्रॉ करनी पड़ती है जहाँ पे आपको पता हो कि मैंने यहाँ पे अपनी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स को आगे लेके नहीं आना है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं जर्नलिज्म, जब हमें पढ़ाया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें गाइड किया जाता है कि आपने किसी एक तरफ नहीं जाना, आपकी बात में किसी किस्म का बायस नहीं आना चाहिए। जब सब अपने अंदाज में अच्छा काम करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो उनको पढ़ाए जाते हैं उस पर अमल करेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा। सर, जो पढ़ाए जाते हैं रूल्स दुनिया भर में, जो न्यूट्रल होने के जो रूल्स हैं वो एक ही है। डॉक्टर साहब, जब हम इंडियन मीडिया को हमने देखा तो हम तो परेशान रहे कि ये कौन सी जर्नलिज्म हो रही है। मतलब कि आप तो खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि क्या बोलते रहे हैं, अब अपनी ही तरदीदें आप दे रहे हैं। देखें कि उनकी एक सहाफ़ी तो ऐसी है कि जिनको शायद बहुत से लोग पसंद करते थे, बरखा दत्त जी। इस बार बरखा दत्त भी कैसे एक्सपोज हुई है। चले अर्नाब गोस्वामी और मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो वहाँ बैठ के बोलते हैं, इवन जनरल बख्शी। अच्छा, मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, पाक भारत टाकरा, जहाँ पे उनका पैनल बैठता था, यहाँ से हमारा पैनल बैठता, ज़्यादातर दिफाई तज्जियाकार होते थे, उधर से उनके जर्नल्स होते थे। जनरल बख्शी के साथ मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, यहाँ से हमारे लोग होते थे, और मैं उनके 1-2 प्रोग्राम्स छोड़ कर आई, मैंने ऑन ईयर प्रोग्राम से माइक उतार दिया। उसकी रीज़न कि वो लोग आपकी आवाज़ बंद कर देते हैं। पहला रूल ये होता है कि जब आप किसी मेहमान को लेते हैं तो आप उसको बोलने का पूरा मौका देते हैं। आपको उसकी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, वो क्या करते हैं कि आप पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पहले तो झूठी खबर देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं ना, सबूत उन्होंने देना होता है, उनसे मांगा जाता है, सबूत उनके पास होता नहीं है, वो मजीद इल्जामात लगाना, ये सबूत होता है। चीखना चिल्लाना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और विदाउट फैक्ट चीखते चिल्लाते हैं, और आपकी आवाज़ बंद कर देते हैं। जब आपका मौक़िफ़ लेने लगते हैं तो आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अभी जो आपने बात की बरखा दत्त और इस तरह के जो लोग थे, जो नेशनल वॉइसेस थी सामो इंडिया के अंदर 1 अरब और 45 करोड़ का मुल्क है, अच्छे लोग भी वहाँ पे बसते हैं, उनको भी सामो हमने इस वॉर में देखा पूरे मामले को, उनको दबा कर रख दिया गया। चलें इस नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बातचीत करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुड़ी साहब, आपसे एक बात जाननी है, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एक हम आहंगी है, जो भाईचारा चल रहा है, ये इसी तरह होता? ये तो इफ़ एंड बट पे है ना, आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। जैसे भी आपने कुछ खिलाया तो इस हम खाने की डिस्कशन भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ख्याली पुलाव लगा रही है, ऐसे ना होता तो वैसे होता, वैसे ना होता तो वैसे। बाजी देखे तो बड़े एक दूसरे के राइवल रहे हैं, बड़ा एक दूसरे हार्ट। देखिए, पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिक्स में राइवली भी होती है और इकट्ठे बैठते भी हैं, चलता रहता सिस्टम। तो वो न होती तो क्या होता, तो उस वक्त की बात होती, जब वो नहीं होती तो फिर डिस्कशन होती। वैसे पीटीआई से मोहब्बत हो तो सकती थी, कोशिश तो की आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत कोशिश तो की आप लोगों ने। देखिए, पॉलिटिक्स में जो है वो, अगर आपके कॉमन एजेंडा इकट्ठे हों तो फिर आपका कॉमन एजेंडा होता है, चीज़ें होती हैं, फिर आप इकट्ठे हो सकते, अदरवाइज नहीं हो सकते। हाँ। तो अगर पीटीआई ना होती तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल डेफिनेटली एक राइवल होते, और उसमें जो मेजॉरिटी सीटें होती है, जिसके इत्तेहाद अच्छी मैनेजमेंट होती, तो वो हुकूमत साजी कर रही होती। तो यही चीज़ है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से तो मजबूरी की शादियाँ ना होती। अच्छा, ये मजबूरी की शादियाँ हैं। और क्या? अच्छा, ज़रूरी नहीं आप है। लोगों ने डराया हुआ है। नहीं, ज़रूरी ये नहीं है। बात ये, अच्छा अगर नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी हो जाए तो चौथी एक और जमात खड़ी हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता। अच्छा। देखें, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो अलाइंसेस है ना पॉलिटिकल पार्टीज में, वो सरप्राइज होता है। अब तहरीक इंसाफ ने केपीके में सराजुल हक साहब से मुफाहमत कर ली, सीनियर वजीर थे। अब तहरीक इंसाफ ने जिसके ख़िलाफ़ हर जलसे में मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगवाते थे, मौलाना उसके घर पहुंच गए। तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना जी, ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी पाकिस्तान में, एक अपोजिशन में और एक गवर्नमेंट बनाता था। उस गवर्नमेंट में वो अपने साथ जो भी उसके छोटी मोटी पार्टियां मिल जाती थी, तो नेचुरली
एक सूबे को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक सूबे में नून की गवर्नमेंट है, तो ये जो अलाइंसेस है ना पॉलिटिकल पार्टीज में, ये सरप्राइज होता है कि यार एमक्यूएम के साथ देखो ना अलायंस बन जाता है, जो कहते जी इसके साथ तो बैठना ही नहीं है। हाँ, नफीस लोग हो जाते हैं, एमक्यूएम वाले भी नफीस लोग हो जाते हैं, और मजे एक की बात टाइम ये आने कि पे जरूरत पड़ने पे। देखने के रवादार नहीं है, वो बैठ के गवर्नमेंट का ठीक करते हैं। तो पॉलिटिक्स वैसे बाय द वे नाम भी इस चीज़ का है। ये जो हार्ड लाइन्स है ना, ये हमारे और हिंदुस्तान के बीच में हो सकती है। मतलब मैं तो आज भी इस बात का स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ, और खान साहब के सामने भी, कि पॉलिटिकल जमातों से बात करें, लाइस बनाएं, वहाँ से स्टार्ट। रास्ता ही एक है उनके पास, रास्ता है ही अभी एक। खान के पास एक ही रास्ता है, एहतजाज करना, करके देख लो। तुमने पहले भी किया ना, क्या कर लिया? आधी दुनिया को मरवा दिया। अब लोगों के बच्चे आपने जेलों में बैठाए हुए, ठीक है, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं बेचारों का। तो आज भी आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आपके पास रास्ता एक है, पार्लियामान में आपकी पार्टी मौजूद है, काफ़ी जगह पे पार्लियामान में है, वही रास्ता अख्तियार करें, गवर्नमेंट से बात करें, पॉलिटिशियन से बात करें, और अपना रवैया उस पर गौर करें। आप सियासत नहीं कर रहे। बस सियासतदानों का काम सियासत करना पार्लियामेंट है। में बात करे है ना वो जरदारी साहब ने बड़ी मजे की बात की, आपने सुना? उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको कहा कि यार सियासत हमें करने दें, आप खेलें। सुना आपने? ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब ने जो एक मैसेज दिया, ये मौजूदा खिलाड़ियों के लिए कहा कि कुछ साबका खिलाड़ी के लिए भी था कि सियासत हो हमें सकता है करने कोई दें, अगला आप खिलाड़ी ना भी कोई करें। तैयार हो रहा हो जिसने फ्यूचर में सियासत में आना हो। फोर्स ही कर रहे हैं जरदारी साहब, ये कह रही है। देखिए, सियासत ये वैसे पे कुर्टी साहब कदर तो सही किसी बता के सकते, नहीं। इशारा एग्जैक्टली किसकी तरफ था, बात ये सियासत तो है कोई भी कि कर सकता। लेकिन कुर्टी साहब बताएंगे नहीं। जरदारी साहब की अच्छी मशवरा तो ठीक है, लेकिन सियासत तो वो भी नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना सूबा बचाया हुआ उन्होंने मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है ना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो चलिए, अभी तो उनका आईनी होता है ना, प्रेसिडेंट है तो सबके, सदर तो सबके ही होते हैं। नहीं सदर सबके होते हैं, होते नहीं हैं किसी के। लेकिन ये भी एक आर्ट है ना, जो जेल में बैठे हुए शख्स को नहीं आया। फिर ये जो आज सबसे बड़ा मसला खान के लिए है ना, वो यही है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाके अगलों को कायल कर सके, जो कोई नहीं गारंटी है। ले सके ना। चोई साहब भी नहीं कायल कर पाते, जाते हैं, मिलते हैं, जाके बताते हैं कि बाहर और सूरत हाल है, आपको और किस्म की बातें बताई जा रही हैं। ठीक नहीं, है, बात ये होती है, मुख्तलिफ देखें, ये चीज़ें पता लग जाती हैं। अभी तहरीक वाला भी मामला था, तो मैंने तो, क्योंकि मैं आई डू नॉट ट्विस्ट और टर्न माई ओपिनियंस। मैं जो बाहर बात करता हूँ, मैं अंदर भी करता हूँ, अंदर जो करता हूँ बाहर भी करता हूँ। मैंने तो शक्ल पे, मैं मुंह पे कहा था, मैंने कहा ये शक्लें हैं जो तहरीक चलाएंगी या इनकलाब लाएंगी, तो आप क्यों, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी लगी हुई है, आप देखें कि आप सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, आपके पास रिसर्च टीमें भी हैं, आप देख लें कि पीटीआई के जो मौजूदा अहदेदार जो पोज हुए हैं, किसने अपने हलके में पंजाब में रैली लीड की है। आपको पता लगेगा कि जब से ये लगे हैं, ये केपी में बैठे हुए हैं, केपी हाउस में बैठे हुए हैं, उनको मेरी बड़ी बातें चुभती हैं, तो चुभती रहें। ठीक है। पंजाब में अगर आलिया हमजा साहब ने कुछ काम किया भी, तो उनके ऊपर भी कुछ उनके ऊपर कमेटियां, क्यों उनको भी हुआ, सही है, उनको उसलिए साइड करने की इसलिए कोशिश- हुआ ना। अच्छा, एक उसने कहा रैलियां क्यों नहीं निकाली, हाँ, तो उन्होंने कहा आप कौन होती पूछने वाले, उसने कहा मैं तो फिर चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं पूछूंगी। हाँ। फिर एक कमेटी बनाएगी, तो जिन्होंने वो कमेटी बनाई उनको आप पूछें ना उनसे कि समडियार के इलेक्शन में कहाँ थे, केपी हाउस से बाहर निकल के आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, झंग में क्यों नहीं करते, जाके लाहौर में रैली क्यों नहीं लीड करते, सिर्फ ओहदे लेने हैं। ठीक हो गया। कुंडी साहब, प्रोग्राम का जो है बिल्कुल जो पहले पार्ट है उसका हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म होने पे है। लास्ट क्वेश्चन ये बता दें, जरदारी साहब का मैसेज किसके लिए था, मौजूदा खिलाड़ियों के लिए या किसी साबिक के लिए, कि सियासत हमें करनी है? वो जो बांग्लादेश की टीम थी, वो जो खेलने आई थी, उनके साथ एक उनका Interaction था। डेफिनेटली क्वेश्चन सेशन होंगे। और बात ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप इधर बैठिए और मैं इधर बैठ रहा हूँ, और हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन काम ये होता देखिए, है, हमारे यहाँ चेयर्स चेंज होती रही हैं, बहुत सारे लोग उधर नहीं, इधर आते मसला जाते ये रहे नहीं है, हमारे मुल्क में दूसरे काम हर किसी को आता है, अपना काम किसी को नहीं आता। मैं बोलूँ मैं बड़ा छेंकर मांग सकता हूँ, आप इधर आज आपको नहीं पता कैसे इसको कंडक्ट करना है। इस तरह आप बोले कि आप ऐसे ना करें पॉलिटिक्स, आप ऐसे करें। अब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि इस बॉल पे इसको ऐसे कर देना चाहिए, जो खेल रहे उसको पता है मैंने क्या करना है। लेकिन चीज़ें हैं कि हम वही कहते हैं कि हर कोई अगर अपनी फील्ड में अपना काम करे तो ये मुल्क चल सकता है। तो इसलिए उनका मैसेज यही था कि क्रिकेटर क्रिकेट खेलें, हम सियासत करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हर फील्ड और हर इदारा जो है अपने जुरिडिक्शन में काम करे तो बेहतर रहेगा।
ठीक है जनाब, तो नाज़रीन ये हमारी जो मज़ेदार गपशप है इसका सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आज आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मुलाहिज़ा किया, इसका जो दूसरा पार्ट है कल आप रात 10 बजे देख सकेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।